सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में, क्योंकि हमारा वर्ब का सीरीज चल रहा है, आज के वीडियो में हम दो वर्ड्स लेके आए हैं और इन दो वर्ड्स में हम देखेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव बिहेव करता है और कौन सा वर्ड इंट्रांजिटिव बिहेव करता है। जैसा आपको पता है कि कोई भी वर्ड जो है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बिहेव कर सकते हैं सेंटेंस में, और कभी कभी कोई वर्ड जो है सिर्फ ट्रांजिटिव बिहेव करता है, इंट्रांजिटिव नहीं बिहेव कर सकता, और कोई वर्ड जो है इंट्रांजिटिव बिहेव कर सकता है, ट्रांजिटिव नहीं बिहेव कर सकता। तो यहाँ पे जो वर्ड मैंने लिया है राइज एंड रेज, आज हम इन सिर्फ दो वर्ड्स के बारे में जानेंगे कि कौन सा ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है और कौन सा इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। जो वर्ड ट्रांजिटिव बिहेव करता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है, और जो इंट्रांजिटिव बिहेव करता है वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, यानी वर्ब से ही हमारी मीनिंग पूरी हो जाती है। तो पहले देखिए राइज और रेज दोनों का मीनिंग क्या है। राइज का मतलब उठना, ठीक है, और रेज का मतलब उठाना। दो में अंतर हिंदी का ये है, एक उठना और उठाना, ठीक है। अब उठना का मतलब है कोई भी चीज जो है वो खुद से उठती है, ठीक है, और उठाने का मतलब है हम किसी चीज को उठाते हैं या कोई चीज जो है उठती है ना, खुद से तो नहीं। जब उठाएंगे तो किसी चीज को तो उठाएंगे हम, तो फिर इसमें हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन उठना जो होता है वो उसमें किसी व्यक्ति को उठना की बात हम नहीं करते, वो स्वतः उठता है, खुद ही उठता है। जैसे मेरा बेटा मुझसे बोलता है माँ मुझे 4 बजे उठा देना। अब उठा देना किसे? मेरे बेटे को, ठीक है। तो जो उठना होता है वो खुद से होता है, और जो उठाना होता है वो किसी व्यक्ति को होता है। यानी अब जो हो गया क्या, उठना वाला जो है उसमें बिना ऑब्जेक्ट के आएगा और उठाने वाले में ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हमने एक छोटा सा संक्षिप्त बता दिया। अभी आप देखते हैं इनका 3 फॉर्म्स कैसे होते हैं। राइज, रोज, राइजन, ठीक है। राइज उठना, रोज उठा, और राइजन जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में होते हैं, ठीक है, या फिर आपका पैसिव वॉइस में होता है। अब रेज उठाना, रेज्ड उठाया, और रेज्ड ये परफेक्ट टेंस में यूज होता है, ठीक है। सारे परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये तो आपको पता चल गया कि एक होता है उठना और दूसरा होता है उठाना। अब जो है हम उसको सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे कि कैसे उठना और कैसे उठाना होता है, यानी कौन सा ट्रांजिटिव बिहेव करता है, कौन सा इंट्रांजिटिव बिहेव करता है। तो यहाँ पे मैंने 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जिसमें हम सबसे पहले यानी राइज की बात करेंगे। राइज, रोज, राइजन, यानी उठना, उठा और उठा है, ठीक है। इन तीनों के बारे में हम बात करेंगे। और जब उठने की बात आती है तो आप देखेंगे कि इसमें हम जो है ऑब्जेक्ट ऐड नहीं करेंगे और ये इंट्रांजिटिव बिहेव करता है। चलिए देखते हैं सेंटेंस। हॉट एयर बलून स्लोली रोज इनटू द स्काई। हॉट एयर बलून्स स्लोली रोज इनटू द स्काई। अब हमारा सब्जेक्ट हो गया हॉट एयर बलून्स, यहां तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। हॉट एयर बलून्स स्लोली, अब यहाँ पे मैंने एक एडवर्ब लगा दिया। एडवर्ब को आप कहीं भी लगा सकते हैं, किसी भी वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड को जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके पहले लगा सकते हैं, बीच में लगा सकते हैं या बाद में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हॉट एयर बलून स्लोली रोज, उठा, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। स्लोली रोज इनटू द स्काई। अब यहाँ पे उठा, स्लोली रोज, उठा। अब इस वर्ब से आप ऑब्जेक्ट नहीं आपको मिल सकता, क्योंकि अगर आप वर्ब से ऑब्जेक्ट के लिए आप पूछेंगे क्या और किसे। दिस हॉट एयर बलून स्लोली रोज, क्या उठा, किसे उठा, नहीं मिल रहा है। तो ये इंट्रांजिटिव है कि हॉट एयर बलून जो है धीरे से ऊपर उठा इनटू द स्काई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमारा जो वर्ब है रोज, ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, ऑब्जेक्ट हमने प्रेपोजिशन को दे दिया, यानी प्रेपोजिशन अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है। और ये कहाँ का उत्तर दे रहा है, इनटू द स्काई, कहाँ,
into the sky. तो hot air balloon slowly rose into the sky. ये इसका मतलब हुआ कि hot air balloon, hot जो गर्म हवा का गुब्बारा धीरे से ऊपर उठा. तो अपने आप में मीनिंग पूरी कंप्लीट है, हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है. तो यहाँ पे हमने एक प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा दिया जो उत्तर दे रहा है कहाँ दे रहा है, इनटू द स्काई. दूसरा सेंटेंस देखिए, द फुल मून रोज ओवर द होराइजन. अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा हो गया द फुल मून, यानी पूरा चांद. रोज, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है. उठा, क्या उठा नहीं हो सकता. द फुल मून रोज ओवर द होराइजन. अब ओवर द होराइजन का मतलब है कि क्षितिज के ऊपर, यानी क्षितिज के पार जो है फुल मून उठा. पूरा चांद क्षितिज के पार उठा. अब यहाँ पे द फुल मून रोज ओवर द होराइजन. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोज जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, और हमने प्रेपोजिशन को यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दे दिया. ओवर प्रेपोजिशन है. प्रेपोजिशन हमेशा अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है. तो ओवर द होराइजन, होराइजन नाउन है, ऑब्जेक्ट के रूप में प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को लेती है. तो पहले वाले में इनटू द स्काई, देखिए इनटू प्रपोजिशन है और स्काई आपका ऑब्जेक्ट हो गया नाउन. सेम वे ओवर आपका प्रपोजिशन है और होराइजन आपका एक नाउन हो गया. तो इसका मतलब यह है कि इस सेंटेंस में रोज वर्ब जो है इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो अपने बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है. ठीक है. अच्छा, थर्ड सेंटेंस देखिए, द ब्रेड डो हैज राइजन ब्यूटिफुली व्हेन आई एडेड ईस्ट. समझने की कोशिश करिए सेंटेंस को. द ब्रेड डो, ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो गया. अब ब्रेड डो क्या होता है, ब्रेड बनाने के लिए जब हम आटे को गूंथते हैं तो वो डो हो जाता है. तो ब्रेड डो हैज राइजन. अब ये देखिए, जो राइजन वर्ड मैंने यूज किया है, मैंने आपको बोला था कि राइज, रोज, राइजन, ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो हमेशा परफेक्ट टेंस दिखाता है, यानी काम हो चुका है. हैज के साथ थर्ड फॉर्म, हैज राइजन यानी उठ चुका है. तो क्या उठ चुका है, द ब्रेड डो हैज राइजन, यानी जो ब्रेड का डो है वो उठा है, उठ चुका है. कैसे, ब्यूटिफुली, एक एडवर्ब जोड़ दिया, अच्छे से. When I added ईस्ट, अब यहाँ पे हमने एक अलग से सबऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ा मीनिंग बताने के लिए कि जब मैंने ईस्ट को जोड़ा. आपको पता है ईस्ट खमीर होता है जो कि ब्रेड बनाने का काम आता है, यानी ब्रेड डो में ईस्ट मिलाते हैं तभी वो फूलता है. तो द ब्रेड डो हैज राइजन ब्यूटिफुली, जो ब्रेड का डो है बहुत अच्छे से वो फूला है. हैज राइजन यानी ऊपर उठा है. When I added ईस्ट, जब मैंने ईस्ट को मिलाया. ठीक है. तो यहाँ पे भी देखिए आपका हैज राइजन जो है इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है और अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है. ये तो एडवर्ब है. एडवर्ब कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनता. एडवर्ब जो है कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देता है. कैसे ब्रेड डो ऊपर उठा, ब्यूटिफुली, अच्छे से, सुंदर से. और प्रेपोजिशनल, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज नहीं है, सॉरी, ये एक आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो ये बता रहा है कि व्हेन आई एडेड ईस्ट, जब मैंने जो है ईस्ट को उठाया. ये एक तरह से आपका ये एडवर्ब क्लॉज का काम कर रहा है यहाँ पे. ठीक है. चौथा सेंटेंस देखिए, एज द टाइड कम्स इन, जैसे कि टाइड ऊपर उठता है, द वाटर लेवल राइजेस अलोंग द शोर लाइन. जब टाइड जो है, एज द टाइड कम्स इन, द वाटर लेवल राइजेस. एज द टाइड कम्स इन, जैसे कि टाइड आती है जब, तो ये वाला तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है द वाटर लेवल. द वाटर लेवल हमारा सब्जेक्ट है और एज द टाइड कम्स इन ये यहाँ तक जो है एक फ्रेज है. ठीक है. नहीं, फ्रेज नहीं है. एज द टाइड कम्स इन ये आपका एक सबऑर्डिनेट जो है क्लॉज है, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है इसमें. एज द टाइड कम्स इन मतलब जब टाइड आता है, द वाटर लेवल, सब्जेक्ट हमारा यहां से शुरू हो रहा है. द वाटर लेवल राइजेस, पानी का जो लेवल है, सतह है, वो उठती है ऊपर. राइजेस अलोंग विथ द शोर लाइन, यानी जो पानी के तट है, यानी जो समुद्र तट है, शोर लाइन है, पानी का जो किनारा है समुद्र का, उसके साथ साथ पानी ऊपर उठता है. तो यहाँ पे राइजेस वर्ब है और फिर वर्ब अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है.
अलोंग द शोर लाइन एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो उत्तर देता है कहाँ का। शोर लाइन यानी तट के बगल बगल में पानी उठती है, पानी की सतह उठती है। किस समय उठती है? जब टाइड आती है, ठीक है। एज द टाइड कम इन द वाटर लेवल राइजेस। हमारा मेन ये देखना है कि इस सेंटेंस में जो वर्ब है राइजेस, वो अपने साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रही है और हिंदी मीनिंग उठता है, ठीक है, जो कि खुद से होता है। आगे देखिए नंबर 5, द स्टॉक मार्केट हैज राइजन सिग्निफिकेंटली। अब सेंटेंस हमारा क्या है? सब्जेक्ट है हमारा स्टॉक मार्केट, स्टॉक मार्केट हमारा सब्जेक्ट है, हैज राइजन। फिर ये देखिए राइज, रोज, राइजन, राइजन के साथ हैज लगा है जो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है और कहता ये यहाँ पे बोल रहा है कि स्टॉक मार्केट ऊपर उठ चुकी है या उठा है। स्टॉक मार्केट हैज राइजन सिग्निफिकेंटली यानी महत्वपूर्ण रूप से, विशेष रूप से, विशेष तौर पर स्टॉक मार्केट ऊपर उठी है, ठीक है। तो ये जब कह रही है तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है। द स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट है, हैज राइजन जो है हमारा वर्ब है। हम सिग्निफिकेंटली एडवर्ब, इसको अगर हम न भी लगाए तो हम कह सकते हैं कि द स्टॉक मार्केट हैज राइजन यानी स्टॉक मार्केट उठा है ऊपर। अब आगे देखिए, ही हैज राइजन फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग टू बिकेम अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। फिर से देखिए, ही हैज राइजन, वो उठा है, फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग। अब यहाँ पे हम्बल बिगिनिंग मतलब किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करें कि मे बी कि अभी वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है, लेकिन वो कहाँ से उठा है? हम आमतौर पे ऐसे बात करते हैं कि कोई व्यक्ति जो है गरीब है और वो गरीबी से ऊपर उठकर आज एक महत्वपूर्ण या सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। तो यही है ही हैज राइजन, वो उठा है कहाँ से? देखो सब्जेक्ट ही हो गया, हैज राइजन हमारा वर्ब हो गया, हैज हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइजन हो गया हमारा मेन वर्ब और प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। ही हैज राइजन फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग। ये देखिए ये जो है आपका एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि वर्ब के पास हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इस प्रपोजिशन के पास ऑब्जेक्ट है ये बिगिनिंग। बिगिनिंग ये नाउन नहीं है बेटा, ये यहाँ पर जो है एक जेरेंड है और जेरेंड यानी जो है आरंभ। तो ही हम्बल बिगिनिंग यानी ये एक नाउन है यहाँ पे और हम्बल जो है एक एडवर्ब का काम कर रहा है। तो ये पूरा मिलाकर एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो कहाँ का उत्तर दे रहा है, कहाँ से उठा है यानी गरीबी से उठा है। टू बिकेम क्या बनने के लिए? अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। तो यहाँ पे हमने देखा कि राइज, रोज, राइजन वर्ब कैसे इंट्रांजिटिव बिहेव करता है और अपने साथ कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है। अभी हम देखते चले रेज, रेज, रेज्ड, रेज्ड, ये कैसे अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है। अब हम बात करेंगे रेज, रेज्ड और रेज। अब देखिए पहले राइज, रोज, राइजन जो था उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है द सन राइजेस इन द ईस्ट। ये तो बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है जो सबको पता होता है और इसलिए मैंने उस एग्जाम्पल को नहीं सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे देखिए रेज का जो सबसे ज्यादा कॉमन जो एग्जाम्पल है वो है, क्लास में अक्सर बच्चे सुनते हैं कि टीचर बोलते हैं रेज योर हैंड, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर होमवर्क रेज योर हैंड, इफ यू हैव सबमिटेड योर प्रोजेक्ट रेज योर हैंड। अब बच्चे जानते हैं कि रेज योर हैंड मतलब अपना हाथ उठाओ, रेज व्हाट? योर हैंड। तो ये आपका एक ऐसा सेंटेंस है जो ट्रांजिटिव बिहेव करता है और अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्योंकि बहुत ही कॉमन सी बात है कि जब उठाने की बात आती है तो कुछ चीज तो होगा जो उठाएगा, अपना हाथ उठाएगा, बोरा उठाएगा, क्वेश्चन उठाएगा, कुछ तो इंसान उठाएगा ना। और जो उठने वाली बात होती है यानी जो राइज वाली बात होती है वो तो खुद से उठते, उसमें कोई कभी किसी चीज को उठाता नहीं है, ठीक है। तो अभी चलिए रेज की हम बात करें तो रेज का मतलब उठाना, रेज सेकेंड फॉर्म RAISED रेज्ड और थर्ड फॉर्म भी रेज होता है। तो जो फर्स्ट फॉर्म रेज, रेज्ड एंड रेज्ड। ओके, तो पहले देखिए फर्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। द टीचर रेज्ड द डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम टू टीच हर स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखिए सब्जेक्ट हो गया द टीचर, द टीचर रेज्ड, टीचर ने उठाया।
अब आप वर्ब से क्या और किसे पूछेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, किसे उठाया तो नहीं है, क्या उठाया। द टीचर रेज्ड, टीचर ने उठाया, सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जा रहा है। द डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे है आपका, देखिए द डिफिकल्ट लेवल, यहां तक आपका पूरा एडजेक्टिव काम कर रहा है। डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम, प्रॉब्लम आपका जो है मैथ्स प्रॉब्लम, कैसी प्रॉब्लम, मैथ्स का प्रॉब्लम। यानी अगर मैं इसको पूरा अच्छे से एनालिसिस करूं तो डिफिकल्ट, फिर लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आपका मेन नाउन है और जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द टीचर रेज द डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम आपका नाउन है और उसके पहले मैथ्स लग गया तो एडजेक्टिव का काम करने लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ और एडजेक्टिव जुड़ गए, कौन सा, डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखिए द टीचर रेज द, इसको फिर और भी अगर हम भागों में बांटे तो हो जाएगा द टीचर रेज्ड, क्या उठाया, द डिफिकल्ट लेवल, द डिफिकल्ट लेवल। अब लेवल यहाँ पे एक नाउन आ रहा है, डिफिकल्ट लेवल। अब ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम एक यहाँ पे प्रेपोजिशन अपने साथ और एक ऑब्जेक्ट ले रहा है ना। तो यानी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया डिफिकल्ट लेवल और इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया प्रॉब्लम। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हमारा द डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम तक पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्ट फ्रेज का काम कर रहा है। क्योंकि अगर आप पूछेंगे द टीचर रेज्ड व्हाट, क्वेश्चन आएगा द डिफिकल्ट लेवल ऑफ मैथ्स प्रॉब्लम टू टीच हर स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने एक प्रीपोजिशनल फ्रेज ले लिया जो ये बता रहा है किस लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि प्रीपोजिशनल फ्रेज एडवर्ब का काम करता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे का उत्तर देता है। तो यहाँ पे क्यों का उत्तर दे रहा है, टू टीच हर स्टूडेंट्स। नंबर 2, द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन रेज्ड फंड्स टू सपोर्ट द ऑर्फन्स। The charity organization, this is the subject, raised verb. The charity organization raised, charity organization ने उठाया what, funds to support the orphans। अब यहाँ पे देखिए funds आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। The charity organization raised what, funds, एक नाउन आ गया। अब to support the orphans जो है ये आपका इसी ऑब्जेक्ट का अंश कह लीजिए या फिर एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो क्यों का उत्तर दे रहा है, किस लिए, टू सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन, जो एडवर्ब का काम कर रहा है। अभी आप देखिए द कंपनी इज सब्जेक्ट, रेज्ड उठाया, कंपनी ने उठाया क्या, रेज्ड वर्ब। यहाँ पे पूछिए आस्क व्हाट, तो ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट हो गया द कंपनी रेज्ड इट्स प्राइजेस, कंपनी ने इसके प्राइस को बढ़ाया। तो यहाँ पे इट्स प्राइजेस जो है ये आपका ऑब्जेक्ट है। टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट को बढ़ाने के लिए। तो ये भी देखिए एक प्रपोजिशनल फ्रेज है जो लगा है आपका उत्तर दे रहा है क्यों का और एडवर्ब का काम कर रहा है, टू इंक्रीज प्रोडक्शन कॉस्ट। नंबर 4, ही रेज्ड द इश्यू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। उसने उठाया, ही क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट, ही रेज्ड उसने उठाया क्या, द इश्यू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। ठीक है, उसने उठाया, क्या उठाया, इस इश्यू को उठाया, कौन से इश्यू को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन आपका नाउन है, उसके पहले एनवायरमेंटल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और द इश्यू ऑफ, ये आपको पता है कि इश्यू एक रेज द इश्यू। अब यहाँ पे देखिए ही रेज द इश्यू, अगर हम यहाँ पे इससे पहले यहां तक रुक जाते, ही रेज द इश्यू, तो हमारा ऑब्जेक्ट तो खुद ही मिल रहा है, उसने इश्यू को उठाया, ही रेज द इश्यू। तो इश्यू यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। अब ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज यहाँ पे आ रहा है जो उत्तर दे रहा है कि क्या चीज, ही रेज द इशू, कौन से इशू को, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, और कब उठाया, ड्यूरिंग द मीटिंग। तो यहाँ पे ये वाला प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या का उत्तर दे रहा है, क्या, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन,
और ड्यूरिंग द मीटिंग उत्तर दे रहा है कब, कब उठाया, ये कब और क्या का उत्तर मिल रहा है। लेकिन ही रेज द इशू, हमारे पास इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है द इशू, ठीक है। ही रेज द इशू, लेकिन ये भी तो जानना है कि इशू किस बारे में है और कब उठाया। तो यहाँ पे हो गया ही रेज द इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मीटिंग। अब अगर पूरी तरह देखा जाए तो हमारा द इशू ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ड्यूरिंग द मीटिंग तक पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। इसका ऑब्जेक्ट फ्रेज भी आप कह सकते हैं। नंबर 5, द टीम रेज देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। द टीम सब्जेक्ट हो गया, रेज्ड, टीम ने उठाया क्या, उनकी जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड है उसको उठाया। मे बी कि टीम पहले अच्छा नहीं खेल रही थी, उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन अब उन्होंने अपने परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड को ऊपर उठाया। द टीम रेज्ड देयर, बेटा आपको पता है देयर है, माई है, योर है, हिज है, ये जितने भी पॉजिटिव एडजेक्टिव है वो सब नाउन के पहले लगता है। तो द टीम रेज्ड व्हाट, देयर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कौन सी, स्टैंडर्ड, यहाँ पे एडवर्ब आ गया। तो पूरा आपका ये एक एडवर्ब जो है सॉरी पूरा यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। द टीम रेज्ड व्हाट, देयर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। अगर मैंने बोला द टीम रेज्ड देयर स्टैंडर्ड, टीम ने अपने स्टैंडर्ड को उठाया, तो क्वेश्चन आता है कौन से स्टैंडर्ड को, तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा मिलाकर उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को उठाया जो कि ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। नंबर 6, द कंस्ट्रक्शन वर्कर, यहां तक आपका पूरा सब्जेक्ट है। कौन सा वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, जो वर्कर कंस्ट्रक्ट करता है, काम करता है। रेज्ड उठाया, क्या उठाया, द बीम, बीम बेटा लोहे की जो छड़े होती है जो मकान बनाने का काम आता है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर रेज द बीम इनटू द प्लेस, कहां पर उठाया, जगह पर उठाया, यूजिंग अ क्रेन, एक क्रेन को यूज करके, ठीक है। तो ये बेटा एक पार्टिसिपल फ्रेज है, यूजिंग अ क्रेन, क्योंकि ये देखिए द कंस्ट्रक्शन वर्कर सब्जेक्ट हो गया, रेज मतलब उठाया, क्या उठाया, द बीम आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनटू द प्लेस प्रेपोजिशनल फ्रेज उत्तर दे रहा है कहां उठाया, जगह पर उठाया, इनटू द प्लेस कैसे उठाया, यूजिंग अ क्रेन। तो यहाँ पे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है वो उत्तर दे रहा है कहां, और यूजिंग अ क्रेन पार्टिसिपल फ्रेज है जो उत्तर दे रहा है कैसे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको आज पता चल गया होगा कि राइज, रोज, राइजन और रेज, रेज्ड और रेज्ड, इन तीनों का क्या मीनिंग होता है, ठीक है। याद रखिए जब रेज उठाया होगा तो कोई ऑब्जेक्ट होगा, और अगर राइज है तो खुद से होता है। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, और अगर आपके मन में कोई भी क्वेरीज है, कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जो है लिख के बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।